हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आप सब लोगों का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट चैनल पर। हमने पहले लेक्चर में फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर पर डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर भी आपको बहुत पसंद आएगा, समझ में आएगा, और जो भी डाउट्स हों उसको आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, उस पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर क्या है, पहले इजी वर्ड्स में, इजी लैंग्वेज में इसको समझ लो। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर थी जिसमें सर्वाइकल डायलिटेशन 0 to 10 सेंटीमीटर होता था। कितना होता है? 0 से 10 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलिटेशन होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। इसीलिए उसका दूसरा नाम है सर्वाइकल डायलेशन फेज। अब बात आ रही है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर क्या है। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर का मतलब है कि जब सर्वाइकल डायलिटेशन पूरा हो जाता है, पूर्णतः डायलेट हो जाती है सर्विक्स, उसके जस्ट बाद ये स्टार्ट होती है। इसमें जो फीटस है उसका बर्थ होता है, यानी जब फीटस का पूरा कंप्लीटली बर्थ होना, वही सेकंड स्टेज ऑफ लेबर कहलाती है। यानी इसका अदर नेम भी, हम सेकंड स्टेज का अदर नेम भी ये कह सकते हैं, बर्थ ऑफ फीटस। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक नजर। द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर बिगिंस विद कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, बात की थी। सर्विक्स का कंप्लीटली डायलेटेशन हो जाना एंड विद बर्थ ऑफ फीटस, और बर्थ का, यानी ये कहाँ से स्टार्ट हुई, जब सर्विक्स कंप्लीटली डायलेट हो गई, उसके बाद सेकंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट हुआ और बेबी कंप्लीटली डिलीवर हो गया, तब ये खत्म हुई। सिंपल सी बात है, सिंपल सा वो है इसका। इसमें कुछ इवेंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उन इवेंट्स पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इवेंट्स है डिसेंट ऑफ फीटस। आप जानते हैं कि जो लेबर में, लेबर का मतलब क्या है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन of uterus with fetus downward effort। यानी कि जब सर्विक्स कंप्लीटली डायलेट हो गया है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं लगातार, उन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से जो फीटस है वो सर्विक्स में एंगेज हो गया, और सर्विक्स में जब एंगेज हुआ तो सर्विक्स का जो पोर्शन है वो पेल्विस कैविटी में प्रेजेंट रहता है। किसमें प्रेजेंट रहता है? पेल्विस कैविटी में। पेल्विस कैविटी के भी डायमीटर्स हैं, आप उसमें डिस्कस कर चुके हैं, पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे इसके डायमीटर्स पर। तो जो इंटरनल कैविटी है पेल्विस की इंटरनल कैविटी में जब बेबी का हेड डिसेंड डाउन हो जाता है, बेबी का हेड जब पेल्विस कैविटी में आ जाता है, तो उसे बोलते हैं हम डिसेंट ऑफ फीटस, यानी बच्चे का नीचे आना। सिंपल सा हिंदी में से बोल सकते हैं हम। डिसेंट ऑफ फीटस का मतलब जो बच्चा है माँ के गर्भ में है, जो फीटस है उसका नीचे की तरफ डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आना, यानी पेल्विस कैविटी में आ जाना, उसे बोलते हैं हम डिसेंट। यानी कि इसको इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, descent occur through out of the mechanism of labor and simultaneous with other mechanism। यानी कि उसी मैकेनिज्म के द्वारा फीटस का पेल्विस कैविटी में आ जाना, फीटस के हेड का सर्विक्स में आ जाना, वो कहलाता है डिसेंट ऑफ फीटस। नेक्स्ट था बेयरिंग डाउन ऑफ पेन। जब कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से जो बेबी है, जो फीटस है, वो फीटस डाउनवर्ड जाता है। जब डाउनवर्ड जाता है तो
बियरिंग डाउन ऑफ पेन, कॉन्ट्रैक्शन को हम पेन भी कहते हैं। भाई कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो महिला को बहुत पेन फील होता है, और तो जब पेन फील होता है तो पेन के साथ साथ मदर डाउनवर्ड एफर्ट लगाती है। जैसे पेन आता है वैसे ही वो नीचे की तरफ पुश करती है फीचर्स को, तो उसको बोलते हैं हम बियरिंग डाउन ऑफ पेन, यानी कि पेन के साथ फीचर्स को डाउनवर्ड पुश करना, उसे बोलते हैं हम बियरिंग डाउन ऑफ पेन। उसके बाद बात करते हैं हम क्राउनिंग ऑफ हेड। देखिए बड़ा सिंपल सा है, क्राउनिंग का मतलब होता है, आप जानते हैं क्राउनिंग मीन्स हेड। हेड का जो आउटर स्ट्रक्चर है जहाँ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इसे हम स्कैल्प कहते हैं। जब बेबी का हेड डाउनवर्ड आता है तो हमें स्कैल्प दिखाई देता है, और जो हमें स्कैल्प दिखाई देता है उसे हम क्राउनिंग कहते हैं। क्राउनिंग ऑफ हेड क्या है? जब बेबी का हेड सर्विक्स को क्रॉस करता हुआ वेजाइनल कैनाल में आ जाता है, जब बेबी का हेड क्रॉस करता हुआ, मान चलो यहाँ पे आ गया डाउनवर्ड होते होते, ठीक है, हेड की बात कर रहे हैं अभी हम, तो हेड सर्विक्स से निकल के कहाँ गया? वेजाइनल स्पेस में आ गया, कुछ सर्विक्स में कुछ वेजाइनल स्पेस पे आ गया, और जब स्पेस पे आ गया तो जो बल्बा जो है, यानी एक्सटर्नल पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी वेजाइना, जो बल्बा है वो कैसा दिखाई देगा? ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेच्ड, ऐसा दिखाई देगा जैसे स्ट्रेच हो रहा है। क्या स्ट्रेच हो रहा है? तो स्ट्रेच होती अवस्था में हमें फीचर्स का हेड दिखाई देगा। हेड दिखाई जो देता है, फीचर्स का जो हेड दिखाई देता है बल्बा पे, उसे बोलते हैं हम क्राउनिंग। उसे क्या बोलते हैं हम? क्राउनिंग बोलते हैं, क्राउनिंग ऑफ हेड। यानी बच्चे का फीचर्स का जब हेड दिखाई देता है उसे हम क्राउनिंग कहते हैं। उसके बाद आता है डिलीवर ऑफ द फीचर्स। जब क्राउनिंग हो गई, बेबी पूरी तरह इनलेट पेल्विस में आ गया, आउटलेट पेल्विस में हेड पहुंच गया उसका, तो क्राउनिंग हो गई। जब आउटलेट को क्रॉस करके बेबी बाहर डिलीवर हो जाता है, उस मूवमेंट उसको बोलते हैं हम डिलीवरी ऑफ फीचर्स। इस पूरे प्रोसेस में डिसेंट ऑफ फीटस से लेकर डिलीवरी ऑफ फीटस तक कुछ पोजिशनल मूवमेंट होते हैं। उन मूवमेंट पे हम इसी स्टेज में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मूवमेंट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं। क्योंकि जिस समय बेबी बाहर आता है, जिस समय फीटस यूटस से आउट होता है, उस समय कुछ चेंजेस आती हैं, कुछ बदलाव होते हैं, पोजिशनल चेंजेस आती हैं, पोजिशन में बदलाव होते हैं, फीचर्स की पोजीशन में बदलाव होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहला है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट क्या है? इंगेजमेंट का मतलब होता है, बड़ा सिंपल सा है एंगेजमेंट टेक्स प्लेस व्हेन द बाई पैराइटल ऑफ द फीटल हेड हैज पास्ड थ्रू द पेल्विक इनलेट। यानी जो बेबी है, जो फीटस है, वो फीटस पेल्विस की इनलेट में पहुंच गया, या उसका पहुंच जाना या इंसर्ट हो जाना, किसका? फीटस का। फीटस पेल्विक कैविटी की इनलेट में आ जाना क्या कहलाता है? इंगेजमेंट। इंगेजमेंट क्यों हुआ? इंगेजमेंट इसलिए हुआ कि भाई सर्विक्स तो पहली स्टेज में डायलेट हो गई थी, और यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, तो उसकी वजह से वो डिसेंड डाउन हो रहा है। इधर डाउनवर्ड एफर्ट भी मदर लगा रही है, तो उसकी वजह से बेबी डाउनवर्ड आया, डाउनवर्ड आके वो पेल्विस की इनलेट में पहुंच गया, तो उसे बोलते हैं हम इंगेजमेंट। क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं इंगेजमेंट। दूसरा आता है, भाई ये भी तो एक पोजिशनल मूवमेंट है, किस तरह से उसने मूवमेंट किया, किस तरह से वो पेल्विक कैविटी को, किस तरह से बल्बा को क्रॉस करता हुआ फीचर्स बाहर आया, उसके मूवमेंट्स हैं ये सब। दूसरा है डिसेंड थ्रू आउट। जब इनलेट में बेबी का हेड आ गया, तो उससे जब वो डाउनवर्ड जाएगा तो उसे बोलते हैं, यानी कि वो एक मैकेनिज्म में एक कंटिन्यूसली रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेबी
फीटस कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड आएगा, पेल्विस के इनलेट को क्रॉस करेगा और नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी सर्विक्स में पूरी तरह से आ जाएगा। क्या, हेड ऑफ फीटस सर्विक्स में आ जाएगा, उसको बोलते हैं डिसेंड ऑफ थ्रू आउट। उसके बाद है फ्लेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या है, आप जानते हैं किसी भी स्ट्रेट पार्ट का बेंड हो जाना ही फ्लेक्शन कहलाता है। कोई भी स्ट्रेट पार्ट, हमारा बॉडी पार्ट, नॉर्मली नेक है, लिम्स हैं, अपर लिम्ब लोअर लिम्स हैं, ये अपर लिम्स एल्बो से, लोअर लिम्ब नी से, नेक हमारी एंटीरियर पोस्चर कहीं भी एक्स्ट्रा बेंड कर जाए, बेंडिंग हो, उससे बोलते हैं हम फ्लेक्शन। तो यहाँ फ्लेक्शन जो होता है वो कहाँ होता है, यहाँ जो फ्लेक्शन होता है वो फीटस की नेक पर होता है, फीटस की नेक पर होता है। जो फीटस जो आ रहा है मोस्टली पोस्टीरियर फेस होता है, एंटीरियर फेस होता है, लेकिन मोस्टली पोस्टीरियर फेस होता है इसमें। अब बात आती है कि जब वो और थोड़ा सा नीचे की तरफ वेजाइनल कैनाल की तरफ आएगा फीटस, तो क्या होगा, क्योंकि जो कैविटी है, पेल्विस का जो आउटलेट है, पेल्विस के आउटलेट से बाहर आने के लिए वो एंटीरियर पोस्टीरियर इजी वे में पास नहीं हो पाता है, इसीलिए बच्चे का जो हेड है, यानी फीटस का जो हेड है, वो रोटेट होता है, लेटरल साइड रोटेट हो जाएगा, लेटरल रोटेशन होगा, लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी रोटेशन हो सकता है। वो रोटेशन जो होता है इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, यानी कि अभी पेल्विक कैविटी की आउटलेट पे है हेड, इस समय फीटस का हेड इंटरनल आउटलेट पे है पेल्विक कैविटी के पे, तो वो बाहर निकलने का प्रयास करता है, क्योंकि ऊपर से क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, डाउनवर्ड एफर्ट आ रहा है फीमेल का। तो बेबी का हेड क्या होगा, इंटरनल रोटेशन होगा। इंटरनल रोटेशन कैसे होगा, इंटरनल रोटेशन होगा, लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, उसको बोलते हैं लेटरल रोटेशन ऑफ हेड, और वो लगभग 45 डिग्री, लगभग कितना 45 डिग्री रोटेट करेगा, लेफ्ट या राइट लिटरली रोटेट कर जाएगा। यानी बच्चे का हेड जो ऐसे आ रहा था वो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बच्चे का हेड ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो के तब वो पास आउट होगा। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा डायमीटर्स है, ये डायमीटर्स थोड़ा हैवी होता है, थोड़ा लार्जेस्ट डायमीटर होता है, तो इस डायमीटर को ये डायमीटर लेटरल साइड में आ जाएगा, तो पेल्विस का भी जो लेटरल डायमीटर है वो ज़्यादा होता है, तो इजी वे में वहाँ से ये पास आउट हो जाएगा। इसलिए इंटरनल रोटेशन हुआ ऑफ हेड का 45 डिग्री, राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी होता है, हो सकता है। उसके बाद में इंटरनल रोटेशन हुआ, ये कहाँ था, ये आउटलेट ऑफ पेल्विस पे था। आउटलेट ऑफ पेल्विस पे जब इंटरनल रोटेशन हुआ तो ये बाहर आया, आउटलेट से जैसे ही बाहर आया वेजाइनल कैनाल में आ गया, पूरी तरह से वेजाइनल कैनाल में आ गया। वेजाइनल कैनाल में आते ही क्या सामने दिखाई दे रहा है, जो फीटस है वो सर्विक्स को क्रॉस करते हुए, पेल्विस को क्रॉस करते हुए फीटस का हेड बाहर पर वेजाइनली आ गया, तो बल्बा स्ट्रेच होगा, बल्बा स्ट्रेच होगा तो हमें सामने क्या दिखाई देगा, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फीटस का हेड दिखाई देगा, फीटस का स्कैल्प दिखाई देगा, उसे हम क्राउनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, क्राउनिंग कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है क्राउनिंग, इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर कोई पेशेंट प्राइमरी है या डिफ़िकल्टीज हैं, डिलीवरी डिफ़िकल्टीज हो रही हैं, या फीटस ओवरवेटेड है, या बहुत सारे इंडिकेशंस हैं एपिजियोटोमी के, आपने सुना होगा एपिजियोटोमी प्रोसीजर। एपिजियोटोमी के बहुत सारे इंडिकेशंस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, डिस्कस करेंगे एपिजियोटोमी, तो उसमें बताऊंगा मैं आपको। तो ये वो पॉइंट है कि इसी पॉइंट पर क्राउनिंग के समय पे ही हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट में एपिजियोटोमी देनी है या नहीं देनी। एपिजियोटोमी देनी है तो किस प्रकार की एपिजियोटोमी देनी है और क्या देनी है, तो इसलिए क्राउनिंग इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है, इम्पॉर्टेंट पोजिशनल मूवमेंट है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का। इस पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। उसके बाद आता है बर्थ ऑफ द हेड ऑफ द एक्सटेंशन। जब क्राउनिंग हो गई, अब डाउनवर्ड कॉन्ट्रैक्शन चली रहे, तो धीरे 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 कॉन्ट्रैक्शन की वजह से
जो बेबी का जो हेड रोटेट हुआ था, रोटेट होते हुए बाहर आएगा, और बाहर आके जैसे ही बच्चे का हेड बाहर आ गया, बाहर आते ही वो क्या करेगा, रिस्टिट्यूशन करेगा। यानी कि रिस्टिट्यूशन आप जानते हैं, अपनी अवस्था में वापस आना। जो बच्चे का हेड जब पेल्विक कैविटी में था, पेल्विक कैविटी के आउटलेट से निकलने के लिए क्या हुआ था, राइट या लेफ्ट रोटेशन हुआ था। कितना हुआ था, 45 डिग्री रोटेशन हुआ था, राइट लेफ्ट। अब वो दोबारा से जब फीटस का हेड बाहर आ गया, वेजाइनल कैनाल को क्रॉस कर गया, बल्बा को क्रॉस करके बाहर आ गया, तो अब वो दोबारा से री-रोटेट होगा, रेस्टिट्यूशन होगा, दोबारा से वो हो रहा है, रेस्टिट्यूशन हो रहा है, दोबारा से अपनी अवस्था में आएगा। उसे बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। द हेड इज द रोटेशन ऑफ द हेड आइदर टू लेफ्ट एंड राइट, 45 डिग्री रोटेशन। रेस्टिट्यूशन होगा, अपनी अवस्था में आ जाएगा। उसके अलावा क्या होगा, बच्चे का हेड बाहर आ गया। अब बात आती है बच्चे के शोल्डर की। अब इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर, भाई फीचर्स का हेड बाहर आ गया, लेकिन शोल्डर तो अभी अंदर है। शोल्डर कहाँ पे है इस समय, शोल्डर है पेल्विस का जो आउटलेट है वहां पर आ गए सब शोल्डर। अब शोल्डर वहां पे आ गए हैं, तो शोल्डर को भी बाहर निकलने के लिए रोटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो एंटी टू पोस्टीरियर नहीं निकल सकता। एंटी टू पोस्टीरियर इसलिए नहीं निकल सकता क्योंकि एंटी टू पोस्टीरियर जो डायमीटर है वो कम होता है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पेल्विस का। तो जो हम ट्रांसवर्स जो डायमीटर है पेल्विस का वो ज़्यादा होता है, और ट्रांसवर्स डायमीटर जो ज़्यादा होता है तो उसी का फ़ायदा लेने के लिए जो शोल्डर हैं वो दोबारा से राइट या लेफ्ट रोटेट होंगे। जैसे हेड रोटेट हुआ था, एज इट इज जैसे हेड रोटेट हुआ था वैसे ही अब शोल्डर रोटेट होंगे। शोल्डर रोटेट होंगे, शोल्डर रोटेट राइट और लेफ्ट 45 डिग्री रोटेट हो जाएंगे। और रोटेट होने के बाद में जैसे हेड डिलीवर हुआ है, ऐसे ही फीटस के शोल्डर भी धीरे धीरे पुश डाउन बाहर आते जाएंगे। और बाहर आने के बाद में एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड, जब शोल्डर बाहर आ गए तो दोबारा से ही अपनी अवस्था में शोल्डर आएंगे, और जब शोल्डर अपनी अवस्था में दोबारा से आएंगे तो हेड भी अपनी अवस्था में दोबारा से आ जाएगा, क्योंकि हेड और शोल्डर दोनों लगभग जब बाहर आ जाते हैं तो दोनों एक साथ मूवमेंट करते हैं। इंटरनल तो अलग अलग कर रहे थे मूवमेंट, लेकिन जब बाहर आए तो जब शोल्डर ऐसे हुआ तो बच्चे का हेड भी ऐसे हो जाएगा। उसके बाद आता है बर्थ ऑफ द शोल्डर बाय लेटरल फ्लेक्शन। मीन्स वही अपनी अवस्था में आते हुए बेबी के शोल्डर बर्थ कर जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, और जब फीटस जब बाहर आ जाता है कंप्लीटली उसे हम बेबी कहते हैं। और बाहर आने के बाद में हम क्या करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप करते हैं। क्लैंप करने के बाद में कट करते हैं, और कट करने के बाद में फीट जो बेबी है उसको हम हैंड ओवर कर देते हैं पीडियाट्रिक नर्स या पीडियाट्रिशियन के हैंड ओवर कर देते हैं। उसके बाद हम ध्यान देते हैं किस पे, मदर पे ध्यान देते हैं, क्योंकि बेबी बर्थ हुआ है तो हमें कई सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। तो वो आता है मैनेजमेंट में। वो किस में आता है, मैनेजमेंट में आता है। अब बात करते हैं हम मैनेजमेंट की। अब आगे चलते हैं, मैनेजमेंट ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। तो हर स्टेज का मैनेजमेंट करना होता है। तो इसमें जब बेबी डिलीवर हो गया तो उसमें हम क्या देखेंगे, वाइटल साइन ऑफ जो मदर है वाइटल साइन देखेंगे, एपिगर स्कोरिंग ऑफ बेबी, वाइटल साइन ऑफ मदर, ब्लैडर केयर। ब्लैडर केयर क्या होती है, जो यूरिनरी ब्लैडर है और वो उसमें यूरिन फिल है, भरा हुआ है, तो उसको हम खाली कर देंगे, उसको बचाव करेंगे। यानी खाली कैसे करेंगे, कैथेटर डाल देंगे उस समय उसको, ठीक है। ब्लैडर केयर करेंगे, रिहाइड्रेशन एंड जनरल कंडीशन। सेकंड स्टेज में जो फीमेल है हाई कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, डाउन एफर्ट की वजह से काफ़ी डिहाइड्रेट और काफ़ी डिस्ट्रेस हो जाती है,
उस इस अवस्था में अब जब बेबी डिलीवर हो गया तो इस अवस्था में क्या करेंगे, रेडिएट करेंगे और जनरल कंडीशन को मेंटेन करेंगे। आपको लग रहा है कि डिलीवरी के दरमियान, आपको लग रहा है कि सेकंड स्टेज के दरमियान मरीज पेन की वजह से या किसी और कारण की वजह से शॉक की तरफ जा रहा है तो उसको हम मेंटेन करेंगे, ठीक है। उसके अलावा मैटरनल पुशिंग एफर्ट, और इस स्टेज में हम मैटरनल पुशिंग एफर्ट पर ध्यान देंगे। क्या मदर प्रॉपर पुशिंग एफर्ट कर पा रही है, क्योंकि उसकी वो पुशिंग एफर्ट मदर करेगी तभी तो बेबी डिलीवर कर पाएगा, तभी तो फीटस बाहर आएगा। तो मैटरनल पुशिंग एफर्ट पर ध्यान देते हैं। अगर मदर थक गई है तो उसको किस तरह से रेस्ट देना है, किस तरह से कोई अदर मैकेनिज्म अपनानी है, या मदर पुशिंग एफर्ट बिल्कुल नहीं लगा रही है तो हमें शायद वेंटिस डिलीवरी करनी पड़े या फॉर्सेप डिलीवरी करनी पड़े। तो ये सारे डिसीजंस हमें इसी स्टेज में लेने होते हैं, और इसी स्टेज में हमें कई सारे मेथड्स अपनाने होते हैं, जैसे कि प्रोसीजर्स, जो बड़े इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स हैं। वेंटिस डिलीवरी प्रोसीजर्स, दूसरा फॉर्सेप डिलीवरी, तीसरा एपिजियोटॉमी। तो ये सब प्रोसीजर्स हमें इसी स्टेज में अप्लाई करने होते हैं। डिपेंड करता है कि हमें किस प्रोसीजर की आवश्यकता है। मैनेजमेंट के दरमियान, ऑब्जर्वेशन के दरमियान हमें ये समझ में आता है कि इसमें कौन सा प्रोसीजर अप्लाई होगा, या नॉर्मली विदाउट किसी प्रोसीजर को अपनाए हुए और बेबी नॉर्मल डिलीवर कर जाएगा। ये सब हम इसी पे ही डिपेंड करते हैं, इसी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करते हैं। सेकेंड स्टेज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज फॉर लीवर। लीवर की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज मानी जाती है, क्योंकि इस समय बेबी बाहर आता है। इस समय मदर और बच्चे दोनों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है, दोनों को ही हमें प्रॉपरली मैनेजमेंट दिया जाता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन इसी स्टेज पे लिए जाते हैं कि हमें कौन से प्रोसीजर से इसको लेबर को, इस स्टेज को कंप्लीट करना है। तो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। उसके बाद आता है एनाल्जेसिया एंड एनेस्थीसिया। भाई अगर हम इसी स्टेज में एपिजियोटॉमी देनी है तो पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं। कौन सा एनेस्थीसिया देते हैं? लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा है, डिलीवर हो गया या हो रहा है, पेन बहुत ज़्यादा है, एनाल्जेसिया देते हैं पेशेंट को। पेरिनियल केयर, डिलीवरी के समय यानी इस सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के समय पेरिनियम की हमें केयर का ध्यान रखना पड़ता है। कहीं कोई एक्स्ट्रा टीयर नहीं हो जाए पेरिनियम में, या कोई लेसरेशन नहीं हो जाए, या डिलीवर अगर हो गया है, बेबी बाहर आ गया है, तो पेरिनियम की स्थिति क्या है उसको प्रॉपर केयर देना। तो वो सारी चीज़ें मैनेजमेंट ऑफ द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में ही आती हैं। और सेकंड स्टेज ऑफ लेबर का जो मैनेजमेंट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस इसी समय लिए जाते हैं। लगभग आपने अभी समझा सेकंड स्टेज, यानी जो फर्स्ट स्टेज का टाइम ड्यूरेशन आपको पता ही है, मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। सेकेंड स्टेज का जो लगभग टाइम, अप्रोक्सीमेटली जो टाइम लगता है वो होता है लगभग 1 आवर। मल्टीपैरा है तो 30 मिनट भी हो सकती हैं, और प्राइमी है तो 1 घंटे से ज़्यादा भी लग सकता है। तो ये एक टाइम ड्यूरेशन है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। मेडिकल से रिलेटेड अच्छे लेक्चर्स पाने के लिए हमारे चैनल मीडिया अटेम्प्ट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।